न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 2 का 8th लेसन सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोटेक्नोलॉजी का पार्ट 4 सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है बेनिफिट्स ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। तो अब इसमें हमने फर्स्ट क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी देखा था, आज हम एनिमल हस्बेंड्री से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ एनिमल हस्बेंड्री। Two main methods as artificial insemination and embryo transfer are used in animal husbandry। यानी कि इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नहीं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। इट हेल्प्स टू इंप्रूव बोथ। अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे, तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट बढ़ाएंगे। क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे और उस एनिमल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि अब कौन कौन से एनिमल प्रोडक्ट्स है, मिल्क, मीट एंड वूल एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल्स विथ मोर स्ट्रेंथ, यानी कि ऑक्स वगैरह लेंगे तो क्या है, उनको स्ट्रेंथ ज्यादा रहनी चाहिए। तो ऐसे भी हम ऑक्स बनाते हैं जिनमें स्ट्रेंथ, ताकत ज्यादा होती है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन ह्यूमन हेल्थ, थर्ड पॉइंट है हमारा ह्यूमन हेल्थ, यानी कि मनुष्य का जो हेल्थ है उसे सुधारने के लिए कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी यूज करेंगे। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट। यानी कि अगर हमें ह्यूमन हेल्थ का मैनेजमेंट करना है तो पहले तो कौन सा डिसीज हुआ है ये डायग्नोज करना बहुत जरूरी होता है, और उसके बाद उस पर ट्रीटमेंट। तो अब इसमें बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है देख लो। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ जीन इफ एनी इन डिसीज ऑफ अ पर्सन। यानी कि कोई अगर डिसीज हुआ है ह्यूमन बीइंग को और उसमें जीन्स, हमारे जीन का कोई रोल है या नहीं, ये पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। इफ एनी, और अगर है तो क्या रोल है, ये सब हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। डायग्नोसिस ऑफ diabetes and heart disease has become possible even before the onset of symptoms with the help of biotechnology। यानी कि हम डायबिटीज और हार्ट डिसीज किसी इंसान को होगा भविष्य में, ये उस यानी कि होने से पहले ही हम उसके कुछ सिम्टम्स से विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जान सकते हैं कि इस आदमी को भविष्य में डायबिटीज हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकता है ऐसे, और उसे बचा भी जा सकता है। डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस लाइक एड्स, डेंगू कैन बी डन विद इन फ्यू मिनट्स। अब डायग्नोसिस यानी कि एड्स की टेस्ट, डेंगू की टेस्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स हम करते हैं। हेंस ट्रीटमेंट कैन बी डन एट द अर्लीस्ट, जिसके कारण बहुत जल्दी उस पर ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है और मनुष्य की जान भी बचाई जा सकती है। वेरियस मेडिसिन आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। बहुत सारे मेडिसिन यूज होते हैं डिसीजेस को क्योर करने में। जैसे कि एग्जांपल, द हार्मोन इंसुलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। तो देख लो, हमने सुना होगा डायबिटीज जिनको है वो क्या करते हैं, रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। अर्लियर इंसुलिन वाज कलेक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ हॉर्सेस। पहले के जमाने में क्या करते थे, तो जो पैंक्रियाज है हॉर्सेस का, उनमें से इंसुलिन निकाला जाता था और वो लोगों के लिए, डायबिटीज पेशेंट को दिया जाता था। मगर ये बहुत पैसे वाला काम था, यानी कि बहुत खर्चा आता था। However, nowadays, due to biotechnology, insulin can be prepared with the help of bacteria। अब हम with the help of बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन बनाते हैं। For this purpose, human insulin gene has been inserted into genome of the bacteria। अब हमने इसलिए क्या किया, तो ह्यूमन इंसुलिन जीन, इंसुलिन का जो जीन होता है वो हमने जेनम, यानी कि जहां पर जाइगोट फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया का, जेनम यानी कि उसके भी जीन्स, तो उसके जीन्स में हमने डाल दिया ह्यूमन इंसुलिन। अगर ऐसा करेंगे तो बैक्टीरिया भी क्या करने लगेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगेगा, और इन बैक्टीरिया को हम यूज करेंगे आर्टिफिशियली इंसुलिन तैयार करने में। और जो इंसान इंसुलिन नहीं बना रहे पाते हैं किसी कारण के चलते, तो उन्हें हम ये दे देते हैं। वेरियस वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स आर आल्सो प्रोड्यूस इन द सेम वे। इसी तरीके से बहुत सारे वैक्सीन, यानी कि जिसे हम लस बोलते हैं, और एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं। तो पहले देखते हैं हम वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन।
तो देख लो, वैक्सीन इज एंटीजन यानी कि जीन के उल्टा एंटीजन containing material given to acquire either permanent or temporary immunity against a specific pathogen or disease. वैक्सीन एक ऐसा एंटीजन है जिसमें मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल? तो किसी पैथोजन, पैथोजन का मतलब मैंने बताया जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, नहीं तो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाई जाती है। परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है। परमानेंट यानी कि एक बार आप वैक्सीन लोगे तो आपको जीवन भर में वो उस डिसीज से लड़ने की ताकत मिलेगी। नहीं तो टेम्पररी में क्या होता है कि 1 साल, 2 साल, 6 महीने ऐसे, इसके बाद आपको साल भर के बाद, 6 महीने के बाद वापिस वो वैक्सीन लेनी पड़ती है। इसका एग्जाम्पल है तो टीटी यानी कि टीटेनस का जो इंजेक्शन होता है वैक्सीन, तो उसमें क्या करते हैं हम, एक बार लिया तो 6 महीने के बाद हमें लेना पड़ता है। हेपेटाइटिस का भी वैसे ही होता है। ट्रेडिशनली वैक्सीन वेर प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ पैथोजन, यानी कि पहले के जमाने में क्या करते थे हम, ट्रेडिशनली पैथोजन की मदद से ही यानी कि डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स की मदद से ही हम वैक्सीन बनाते थे। कंप्लीटली और पार्शली किल्ड पैथोजन वेर यूज एज अ वैक्सीन, यानी कि एक तो पूरे तरह से मरे हुए, नहीं तो पार्शली किल्ड यानी कि इनएक्टिव, जिंदा तो है मगर वो कुछ कर नहीं सकते, ऐसे पैथोजन को यूज किया जाता था वैक्सीन में। However, due to this, there were chances of contracting the disease in case of some persons. मगर कभी कभी ऐसी वैक्सीन किसी इंसान को देने के बाद उस वैक्सीन के कारण उससे इंसान को वो डिसीज हो सकता था, होने की चांसेस होते थे। Hence, as an alternative, इसको हमने अल्टरनेटिव यानी कि दूसरा मार्ग क्या चुना? साइंटिस्ट ट्राइड टू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने वैक्सीन तैयार करना शुरुआत की। फॉर दिस पर्पज साइंटिस्ट प्रोड्यूस द एंटीजन इन लैब, लैब ने हमने एंटीजन प्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द पैथोजन। उस पैथोजन से हम जीन निकालेंगे उसका, जिसके कारण वो डिसीज होता है आदमी को, और उसका एंटीजन बनाया। एंटीजन यानी कि उस जीन को मारने वाली चीज बोलते हैं एंटीजन, एंड यूज इट एज अ वैक्सीन, और उस चीज को हम वैक्सीन बोलते हैं। Thus safer वैक्सीन आर बीइंग प्रोड्यूस, इस वजह से हमने इसी तरह सेफ वैक्सीन बनाना शुरुआत किया। तो यहां पर इस पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेफर वैक्सीन आर बीइंग प्रोड्यूस, गिव रीजन। तो आपको ये सारा लिखना है, पहले ट्रेडिशनली कैसे वैक्सीन बनाए जाते थे और उसके बाद अब अल्टरनेटिव मेथड जो साइंटिस्ट ने डेवलप की है बाय द एंटीजन इन लैब, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट देख लो, नाउ प्रोटीन्स विच एक्ट एज एंटीजन आर इंजेक्टेड इन प्योर फॉर्म इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग द किल्ड और सेमी किल्ड पैथोजन। अब क्या करते हैं हम, प्रोटीन्स यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं एंटीजन का काम करते हैं, यानी कि जिस जीन की वजह से हमें वो बीमारी होती है तो उससे लड़ने वाले प्रोटीन्स हमारे शरीर के अंदर छोड़े जाएंगे इन द प्योर फॉर्म। अब प्योर फॉर्म में हमारे अंदर चले गए तो उससे लड़ने की हमारी ताकत, क्षमता बढ़ जाती है। पहले हम क्या करते थे, किल्ड और सेमिकल पैथोजेंस यूज करते थे, आज के समय में हम प्रोटीन यूज करते हैं। These proteins keep the person away from the diseases by keeping the immune system active. अब इन प्रोटीन्स कैसे काम करते हैं, तो ये प्रोटीन्स की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम दैट इज रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण उस डिसीज से, उस बीमारी से हम दूर रहते हैं। Thus injecting the antigen is safest way in the vaccination. क्या करना, एंटीजन इंजेक्ट करना हमारे बॉडी के अंदर, इट इज द सेफेस्ट वे ऑफ वैक्सीनेशन। तो आपको पूछा जा सकता है डैश डैश इज द सेफेस्ट वे ऑफ वैक्सीनेशन, तो आपको लिखना है इंजेक्टिंग द एंटीजेंस। Vaccines are produced with the help of biotechnology, are more thermostable and remain active for long duration. And जो इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती है वो मोर थर्मोस्टेबल, थर्मोस्टेबल का अर्थ में बता देता हूं, ज्यादा उनकी टेम्परेचर रेंज होती है। यानी कि कुछ आपने सुना होगा, कुछ वैक्सीन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि कुछ वैक्सीन को हम आइस बॉक्स में लाते हैं, या क्योंकि उसमें जो
किल्ड और सेमी किल्ड पैथोजेंस होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ने के बाद मर जाते हैं और उस वैक्सीन का कोई भी यूज नहीं होता। मगर जो ऐसे माइक्रोबायोलॉजी का नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जो वैक्सीन हमने बनाए वो थर्मोस्टेबल है, यानी कि बहुत ज्यादा जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर भी वो जिंदा रहते हैं, काम अपना करते हैं। एंड एक्टिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि उनकी एक्सपायरी डेट कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो हमें एक 6 महीने के बाद वैक्सीन दोबारा लेना पड़ेगा तो वो 1 साल बाद 2 साल बाद लेना पड़ेगा ऐसा। देन वैक्सीन ऑफ पोलियो एंड हेपेटाइटिस एक एग्जांपल्स है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलते हैं। एडिबल वैक्सीन, work on production of edible vaccine is in progress and presently potatoes are being produced with the help of biotechnology। यानी कि खाने लायक जिन वैक्सीन को हम खा सके ऐसी कुछ वैक्सीन बनाने का रिसर्च अभी प्रोग्रेस यानी कि डेवलप कर रहे हैं साइंटिस्ट। मगर हमने अभी पोटैटोज यानी कि आलूओं का बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एडिबल वैक्सीन तैयार किया चुका है। दिस पोटैटोज आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक पोटैटोज, यानी कि जिसके जीन बदल दिए गए हैं, जिनके जीन में ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं, इस जीन ऐसे पोटैटोज को हम ऐसे कहेंगे कि ट्रांसजेनिक पोटैटोज। दिस पोटैटोज विल एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया लाइक विब्रियो कॉलेरा, एस्केरिया कोली, यानी कि ये जो पोटैटो है वो बैक्टीरिया को अगेंस्ट काम करता है। मगर कौन से? विब्रियो कॉलेरा, यानी कि जो कॉलेरा डिसीज होता है उसके अगेंस्ट काम करेगा। देन एस्केरिया कोली, जिसे हम ई कोली से पहचानते हैं बैक्टीरिया को, जिसके कारण हमें यूटीआई, न्यूमोनिया एंड डायरिया ऐसे डिसीज होते हैं। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब इन डिसीजेस से हमें अगर बचना है तो ऐसे पोटैटोज खाएंगे तो इससे हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। कंजम्पशन ऑफ दिस रॉ पोटैटोज जनरेट इम्यूनिटी अगेंस्ट कॉलेरा एंड डिसीज कॉज्ड ड्यू टू द ई कोली। अगर हमने ऐसे रॉ पोटैटोज खाए तो विब्रियो कॉलेरा से जो कॉलेरा डिसीज होता है और ई कोली से जो मैंने बताए थे जैसे कि न्यूमोनिया, डायरिया एंड यूटीआई, ऐसे डिसीज से हम बच सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है। What will happen if these potatoes are cooked for consumption? क्या हो जाएगा अगर हमने इन पोटैटोज को कुक करके कंज्यूम किया? ये आपको मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसके लिए आप सर्च भी कर सकते हो और इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हो। अब देख लो कैसे करेंगे ट्रांसजेनिक पोटैटोज। ये डायग्राम भी आपको आ सकती है एक्टिविटी के लिए। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन, यानी कि ह्यूमंस में जो पैथोजन, यानी कि अब ले लो कॉलेरा है तो जिन जीन्स पे कॉलेरा का असर होता है ऐसे जीन्स को लेंगे हम। ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस, अब वायरस लेंगे, इन दोनों को मिलाने के बाद वायरस इन्फेक्ट द पीसेस ऑफ पोटैटो लीव्स। आलू का जो प्लांट है उसके सारे लीव्स को, पत्तों को ये वायरस इन्फेक्ट करेगा, यानी कि इनके ऊपर हमला चढ़ा देगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ प्रोसेस के बाद इन लीव्स में एक ताकत आ जाएगी इस वायरस से निपटने के लिए, यानी कि अब ये पत्ते जो है वो वायरस का मुकाबला अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि यही तो इवोल्यूशन होता है। The entire plant is developed from the leaf pieces containing genes of human pathogen। अब इन्हीं लीफ से हम एक पूरा प्लांट तैयार करेंगे और जब ये प्लांट तैयार होता है इसे आलू आएंगे, पोटैटोज, और अगर ये पोटैटोज हमने कंज्यूम किए रॉ पोटैटोज तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगी अगेंस्ट कॉलेरा एंड ई कोली। और अलग अलग ऐसे डिसीजेस के लिए हमारा जो प्रयत्न है वो अभी प्रोग्रेसिव स्टेज में है। देन ट्रीटमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है? बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, सोमेटोस्ट्रोपिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। इंसुलिन तो आपको मालूम होगा, जो हार्मोन हमें डायबिटीज के लिए लगता है,
देन सोमेटोट्रॉपिक, जिसके वजह से अडल्ट नहीं तो ह्यूमन की ग्रोथ पे असर होता है, यानी कि हमारी हाइट के ऊपर। एंड ब्लड क्लॉटिंग, अगर किसी वो चीज से हमें जख्म हो जाएगी और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती कि कुछ इंसानों में, तो उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। देन इंटरफेरॉन। अब इंटरफेरॉन होता क्या है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिसीज। अब इंटरफेरॉन का हम यूज करेंगे वायरल डिसीजेस के लिए, और इंटरफेरॉन एक स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। दीज आर प्रोड्यूस इन ब्लड, ये हम हमारे खून में प्रोड्यूस करते हैं। However, nowadays, with the help of biotechnology, transgenic E. coli are used for the production of interferon. मगर हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसजेनिक ई कॉली यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। देन जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी होती क्या है? तो देख लो, जीन थेरेपी इज ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर इन सोमेटिक सेल्स हैव बिकम पॉसिबल ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे, डाउन सिंड्रोम ले लो, एक हमें जिसकी जानकारी ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर, तो सोमेटिक सेल्स का हम यूज करेंगे और इस जीन डिसऑर्डर से हम क्या करेंगे? छुटकारा पाएंगे। ऐसी चीज बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, फिनाइल केटोन्यूरिया दैट इज कॉल्ड एज पीकेटी अराइजेस ड्यू टू द जेनेटिक चेंज इन हेपेटोसाइट्स दैट इज लिवर सेल्स। अगर लिवर सेल्स में कुछ जेनेटिक चेंजेस हो गए तो हमें पीकेटी हो जाता है डिसीज। इट हैज बिकम पॉसिबल टू ट्रीट इट विद द जीन थेरेपी। अगर किसी इंसान को पीकेटी हुआ है तो इसका हम ट्रीटमेंट जीन थेरेपी से कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड एज सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, यानी कि सोमेटिक सेल्स में को यूज करके जो खराब सेल्स, यानी कि जिसके कारण सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही, ऐसे सेल्स को निकाल के अच्छे सेल्स वहां पे सोमेटिक सेल्स का यूज करके प्रोड्यूस करना, इसे कहते हैं हम जीन थेरेपी। ऑल द सेल एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा इन द बॉडी आर कॉल्ड एज सोमेटिक सेल, यानी कि स्पर्म और ओवा को छोड़ के सारे जितने सारे हमारी बॉडी में सेल्स है उन्हें हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। डू यू नो में देख लो अब क्या है। तो उससे पहले आपको बता देता हूं, आपको एक एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऑल द सेल्स एक्सेप्ट डैश एंड डैश इन द बॉडी आर कॉल्ड एज सोमेटिक सेल। Then Indian Institute of Science has developed a transgenic variety of tobacco. If cattle feed upon leaves of this plant, they do not contract a viral disease that is rinderpest. हमने साइंटिस्ट ने एक ऐसा टोबैको का प्लांट डेवलप किया है जो ट्रांसजेनिक वैरायटी है, यानी कि जिसके जीन्स में बदलाव लाए गए हैं। अगर कैटल्स ने इस टोबैको लीव्स खाए तो उनको रिंडरपेस्ट नामक बीमारी नहीं होती, जो कि वायरल बीमारी है इन द कैटल्स। अब अगला पॉइंट है हमारा क्लोनिंग। तो ये सारा पॉइंट हम अगले पार्ट में देखते हैं। तो अब तक का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।